हेलो एवरीवन, अब हम शुरू करेंगे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा। इसको महाजनपद काल भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद पहले नोट्स पढ़ेंगे और फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। और ये उस प्रकार के नोट्स हैं, इनके बाहर लगभग मतलब अगर कोई क्वेश्चन महाजनपद काल से आएगा तो 80% इसी से आएगा। बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय से ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व प्राचीन भारत 16 बड़े राज्यों में विभाजित था। इन्हें 16 महाजनपद कहा जाता था। इन 16 महाजनपदों के नाम हैं कौशल, काशी, मगध, अंग, वज्जी, चेदी, मल्ल, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, कंबोज, अवंती, अस्सक या अश्मक, गांधार। जैन धर्म भगवती सूत्र में भी इन 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं, किंतु इनमें से कुछ नाम भिन्न दिए गए हैं। इनमें प्राप्त 16 महाजनपदों के नाम हैं, ये हैं जैन धर्म के। इसके पहले हमने पढ़े बौद्ध धर्म में जो लिखे हुए हैं। अंग, बंग, मलय, अच्छ, वच्छ, वत्स यानी वत्स, मगह, मगध, मालव, कोच, लाड़, मूली यानी मल्ल, कौशल, काशी, पाड़, संभुतर यानी सुमहोत्तर, अवाहा और वज्जी बिहार के वर्तमान भागलपुर और मुंगेर के जिले अंग जनपद के अंतर्गत थे। इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत तथा पुराणों में इसकी राजधानी जो नाम है, महाभारत तथा पुराणों में इसका प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है, चंपा का। बुद्ध के समय भारत के 6 महानगरों में चंपा की गणना की जाती थी। महापरिनिर्वाण सूत्र में इन 6 महानगरों के नाम प्राप्त हैं। ये हैं चंपा, राजगृह, बनारस, साकेत, कौशाम्बी और श्रावस्ती। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिव्रज यानी राजगृह को अपना राजधानी बनाया। ये वही जरासंध है महाभारत वाला। महाभारत के सभा पर्ग में गिरिव्रज यानी राजगृह को जरासंध की राजधानी बताया गया है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। जरासंध वो था जिसको भीम ने बीच में से चीर के इधर उधर फेंक दिया था। महाजनपद हैं, ये आधुनिक स्थल हैं और इनकी राजधानियां हैं। ये बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान से हम लोग देखेंगे इसको। कुरु, कुरु यानी कि मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर, और इसको अगर दूसरी भाषा में समझें तो दिल्ली यानी कि इंद्रप्रस्थ। इसकी राजधानी है कुरु की। पांचाल, पांचाल है बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद आदि जिले। तो इसमें इसकी राजधानी है अहिछत्र और कामपिल्य। तो ये कामपिल्य जो है ये फर्रुखाबाद में है और अहिछत्र जो है ये बरेली क्षेत्र में है। सूरसेन ब्रजमंडल का क्षेत्र यानी कि इसकी राजधानी हो गई मथुरा। वत्स प्रयागराज और कौशाम्बी वाला क्षेत्र, इसकी राजधानी है कौशाम्बी। कौशल अवध का क्षेत्र, इसकी राजधानी है साकेत और श्रावस्ती। साकेत जो है अयोध्या को बोलते हैं। मल्ल कुशीनगर, देवरिया आदि जिलों के आसपास का क्षेत्र, तो इसकी राजधानी हो गई कुशीनारा और पावा। तो आपको याद होगा हमने बौद्ध धर्म में पढ़ा था कि पावा में उन्होंने सूकर मद्य खाया था और कुशीनगर में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था महात्मा बुद्ध ने। काशी वाराणसी के सीमावर्ती क्षेत्र, इसकी राजधानी वाराणसी। अंग भागलपुर और मुंगेर, तो इसकी राजधानी है चंपा और पुरानी राजधानी क्या हो गई मालिनी, अभी हमने पढ़ा था। मगध पटना, नालंदा, गया आदि जिले, इसकी राजधानी है गिरिव्रज या राजगृह और बाद में इसकी राजधानी क्या हो गई पाटलिपुत्र। वैशाली भी थी। वज्जी वैशाली, दरभंगा आदि जिले बिहार के और नेपाल का मिथिला क्षेत्र, तो इसकी राजधानी हो गई वैशाली। चेदी बुंदेलखंड क्षेत्र का पूर्वी भाग एवं निकटवर्ती क्षेत्र, इसकी राजधानी है सोत्थिवती। मत्स्य जयपुर, अलवर और भरतपुर का क्षेत्र, इसकी राजधानी है विराटनगर। इसी विराटनगर में पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। तो ये कौन सा क्षेत्र है आप समझ गए होंगे, जयपुर, अलवर और भरतपुर। अश्मक गोदावरी नदी घाटी का क्षेत्र, इसकी राजधानी है पोटन या पोटली। अवंती पश्चिम तथा मध्य मालवा, ये मध्य प्रदेश में है। उज्जैनी और माहेश्मती, जो उत्तरी अवंती की राजधानी है उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी है
माहिष्मती। गांधार पाकिस्तान का उत्तर पश्चिमी भाग और अफगानिस्तान का पूर्वी भाग, तो इसकी राजधानी हो गई तक्षशिला। कंबोज जम्मू कश्मीर का कुछ क्षेत्र एवं हजारा जिला पाकिस्तान का, तो इसकी राजधानी हो गई राजपुर या हाटक। तो ये हो गए 16 महाजनपद हमारे। आगे देखते हैं। काशी का शक्तिशाली राजा ब्रह्मदत्त था। इसने कौशल पर विजय प्राप्त की और अंततोगत्वा कौशल के राजा कंस ने काशी को जीतकर अपने राज्य में शामिल कर लिया। प्रसेनजित के समय कौशल में काशी के अतिरिक्त कपिलवस्तु के शाक्य भी सम्मिलित थे। शाक्य कौशल की अधीनता स्वीकार करते थे, जबकि पावा और कुशीनारा के मल्ल स्वतंत्र गण थे। संयुक्त निकाय के अनुसार प्रसेनजित 5 राजाओं के एक गुट का नेतृत्व करता था। महाकाव्य काल में कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। कौशल के प्रमुख नगर श्रावस्ती और अयोध्या थे, इसी को साकेत कहा गया है। बुद्ध काल में कौशल के 2 भाग हो गए। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी भाग की राजधानी कुशावती थी। उत्खननों के आधार पर यह ज्ञात हुआ है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। अर्धचंद्राकार यानी कि इस प्रकार से। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, देवरिया आदि जिले के निकटवर्ती क्षेत्रों में मल्ल जनपद स्थित था। इसके 2 भाग थे। एक की राजधानी पावा या फाजिल नगर या उस्मानपुर थी, दूसरे की कुशीनारा या कसया थी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी और उसके समीपवर्ती भागों में चेदी महाजनपद था। इसकी राजधानी सोत्यमथी थी और जिसकी पहचान महाभारत में शक्तिमती से की जाती है, शुक्तिमती भी कह सकते हैं। महाकाव्य काल में चेदी का शासक शिशुपाल था, जिसका वध कृष्ण द्वारा किया गया था। प्रयागराज और कौशाम्बी जिले के आसपास के क्षेत्रों में वत्स महाजनपद स्थित था। विष्णु पुराण से ज्ञात होता है कि हस्तिनापुर के राजा निचक्षु ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया था। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था। यहाँ का राजा उदयन था। बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने उदयन को बौद्ध मत में दीक्षित किया था। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्न वासवदत्तम में वर्णित किया है। कुरु महाजनपद मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर के सीमावर्ती भागों में स्थित था। महाकाव्यकालीन हस्तिनापुर नगर इसी राज्य में स्थित था। बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौरव्य था। पांचाल महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश के बरेली, फर्रुखाबाद, बदायूं आदि जिले से मिलकर बनता था। प्रारंभ में इसके 2 भाग थे। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल या काम्पिल थी। पांचाल महाजनपद के अंतर्गत कान्यकुब्ज का प्रसिद्ध नगर स्थित था। पांचाल महाजनपद की सीमाएं हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण में चंबल नदी तक और पूर्व में कोसल और पश्चिम में कुरु जनपद को स्पर्श करती थी। पांचाल मूलतः एक राजतंत्र था, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि कौटिल्य के समय तक वह एक गणराज्य हो गया था। मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में बसा हुआ है। इसके अंतर्गत वर्तमान अलवर और भरतपुर का एक भाग भी सम्मिलित था। इसकी राजधानी विराटनगर की स्थापना विराट नामक राजा द्वारा की गई थी। सूरसेन महाजनपद आधुनिक ब्रजमंडल में बसा हुआ था। इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेनोई और इसकी राजधानी को मैथोरा कहते थे। मथुरा को मैथोरा बोलते थे। अशमक महाजनपद गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में स्थित था। महाजनपदों में केवल अशमक ही दक्षिण भारत में स्थित था। अवंती महाजनपद पश्चिम और मध्य मालवा के क्षेत्र में बसा था। इस महाजनपद के 2 भाग थे। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। गौतम बुद्ध के समय यहाँ का राजा प्रद्योत था। बिंबिसार के समय मगध के राजा प्रद्योत के संबंध मैत्रीपूर्ण थे। प्रद्योत को पांडु रोग से ग्रसित हो जाने पर बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उपचार के लिए भेजा था। बौद्ध पुरोहित महाकंचायन के प्रभाव से राजा प्रद्योत बौद्ध हो गया था। प्राचीन भारत के पश्चिमोत्तर भाग में 2 महाजनपद थे। ये महाजनपद हैं गांधार और कंबोज। गांधार वर्तमान उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी अफगानिस्तान में स्थित था। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड से ज्ञात होता है कि तक्षशिला नगर की स्थापना भरत ने की थी। गांधार महाजनपद का दूसरा प्रमुख नगर पुष्कलावती था। गांधार महाजनपद का दूसरा प्रमुख नगर पुष्कलावती था और पहला तो हो गया उसकी राजधानी तक्षशिला। कौटिल्य ने कंबोजों को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ अर्थात पशुपालन, कृषि, वाणिज्य तथा शस्त्र द्वारा जीविका चलाने को कहा था। किन्होंने कहा था? कौटिल्य ने कंबोजों को।
प्राचीन समय में कंबोज अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। 16 महाजनपदों में से 4 कोसल, मगध, वत्स और अवंती अत्यंत शक्तिशाली थे। 16 महाजनपदों में से 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ये महाजनपद हैं काशी, कोसल, वत्स, मल्ल, कुरु, पांचाल, सूरसेन और चेदी। तो ये भी क्वेश्चन ही है कि जो 16 महाजनपद हैं उसमें से उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन कौन से हैं। तो ये आपको याद रखने हैं, काशी, कोसल, वत्स, मल्ल, कुरु, पांचाल, सूरसेन और चेदी, और इनका लोकेशन भी याद रखना है। ठीक है, तो अगर आप हम लोग रिवाइज कर लेते हैं इसको। चेदी गणराज्य बुंदेलखंड, सूरसेन मथुरा, पांचाल हो गया फर्रुखाबाद, बदायूं बरेली, और कुरु हो गया दिल्ली या मेरठ उसके आसपास का क्षेत्र, मल्ल हो गया कुशीनगर और उसके आसपास का क्षेत्र, वत्स हो गया कौशाम्बी और प्रयागराज, कोसल हो गया अयोध्या श्रावस्ती, और काशी हो गया बनारस। तो ये आपको क्षेत्र भी याद रखना है और उनकी राजधानियाँ भी। बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। ये गणराज्य थे कपिलवस्तु के शाक्य, सुमसुमारगिरी के भग्ग, अलकप के बुली, केशपुत्र के कालाम और रामग्राम के कोलिय, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिप्पलिवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। तो ये गणराज्य हैं। गणराज्य का मतलब होता है जहाँ पे लोग शासन करते थे, ना कि राजा। राजा करेगा तो राजतंत्र हो जाएगा। तो इन नगरों को एक बार और देख लेते हैं हम लोग। तो हो गया कपिलवस्तु और सुमसुमारगिरी, अलकप, केशपुत्र, रामग्राम, कुशीनारा, पावा, पिप्पलीवन, वैशाली और मिथिला। और इनके लोग भी हैं, जो वहाँ पे लोग रहते थे उनके नाम भी हैं कि कौन कौन से क्या हैं। तो ये देखिए, रामग्राम के कोलीय वंश के जो चेटक थे उनकी बहन कौन थी? महावीर स्वामी की माता, अगर आपको याद होगा, है ना। और कौन है? कपिलवस्तु के शाक्य कौन है? शाक्य मुनि यानी कि महात्मा बुद्ध। तो ये ऐसे आपको कोई ना कोई एग्जाम्पल से आपको याद रखना है। तो वैशाली के लिच्छवी गणराज्य से कौन था? महात्मा बुद्ध की माता। और मिथिला के विदेह से कौन था? सीता जी। तो ऐसे कोई ना कोई आप टॉपिक ढूंढ लीजिएगा जिससे आपको याद हो जाएगा। पावा के मल्ल इसी गणराज्य में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, कुशीनगर में मृत्यु हुई थी। पावा में उन्होंने सूकर मध्य खाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक और यहाँ पे एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहता हूँ इसमें, कि जैसे इसमें लिखा है ना कि उत्तर प्रदेश में 16 महाजनपद थे पूरे भारत में और अखंड भारत में, और उसमें 8 उत्तर प्रदेश से। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उस समय जनसंख्या कम थी और लोग मैदानी भागों में ज़्यादा रहते थे, ऐसी जगह रहते थे जहाँ संसाधन ज़्यादा हों, है ना, उनको भटकना कम पड़े। तो उत्तर प्रदेश में नदियों की भरमार है ना, मैदानी क्षेत्र है तो कृषि हो सकती है, पशुपालन हो सकता है, तो इसलिए लोग इस क्षेत्र में रहते थे। आगे बढ़ते हैं। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। ये चांदी के बने होते थे, ये भारत के पहले सिक्के हैं। इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। ये सिक्के 7वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मौर्य काल के मध्य प्राप्त होते हैं। बुद्ध घोष की टीका सुमंगल विलासिनी में वज्जी संघ की न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वज्जी संघ की न्याय व्यवस्था में अट्टकुलिक नामक एक मध्यवर्ती न्यायाधिकरण का उल्लेख मिलता है। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो पहले पूछे गए हैं प्रश्नों में, और उन्हीं के ये नोट्स हैं। तो इसमें बीच बीच में ना आपको अलग अलग महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलेगी। तो अभी हमने पढ़ा ये वज्जी संघ के बारे में, और इसके बाद आते हैं मगध। मगध की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिम्बिसार 544 से 492 ईसा पूर्व तक था। तो आप एक चीज़ और गौर करेंगे कि उस समय जो पूर्व में जो शासक थे उनका कार्यकाल बहुत लंबा लंबा होता था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। जैन साहित्य में बिम्बिसार को श्रेणिक कहा गया है। महावंश के अनुसार बिम्बिसार 15 वर्ष की आयु में मगध का नरेश बन गया था। सर्वप्रथम इसने प्रमुख राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी स्थिति सुदृढ़ की। इसने लिच्छवी गणराज्य के राजा चेटक की पुत्री चेलना यानी छलना के साथ विवाह कर मगध की उत्तरी सीमा को सुरक्षित किया। दूसरा वैवाहिक संबंध कोसल नरेश प्रसेनजित की बहन कोसल देवी के साथ किया। इस विवाह संबंध से उसने काशी का प्रांत और उसके कुछ ग्राम उसको मिले। तो
अन्य वैवाहिक संबंधों में मध्य प्रदेश की राजकुमारी क्षेमा के साथ विवाह करके उसने मद्रों का सहयोग प्राप्त किया। इसने अंग के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर उसको अपने राज्य में मिला लिया। विनय पिटक से ज्ञात होता है कि इसने वेणुवन नामक उद्यान बुद्ध और संघ के निमित्त प्रदान कर दिया था। दीघ निकाय से ज्ञात होता है कि बिंबिसार ने चंपा के ब्राह्मण को वहां की पूर्ण आमदनी दान में दे दी। बिंबिसार को अपने पुत्र अजातशत्रु द्वारा बंदी बनाकर कारागार में डालने का उल्लेख बौद्ध और जैन ग्रंथों में मिलता है। बिंबिसार की मृत्यु 492 ईसा पूर्व हो गई थी। बिंबिसार के पश्चात इसका पुत्र कुणिक यानी कि अजातशत्रु लगभग 492 से 460 ईसा पूर्व के नाम से मगध का शासक हुआ। यानी कि उसके पुत्र का नाम कुणिक था, लेकिन जब वो राजा बना तो उसने अपना नाम अजातशत्रु कर लिया। यह अपने पिता के समान ही साम्राज्यवादी था। इसके शासन के प्रारंभिक वर्षों में मगध और कोसल राज्य के बीच संघर्ष शुरू हो गया, किंतु बाद में मगध के शासक अजातशत्रु और कोसल के राजा प्रसेनजित के बीच संधि हो गई। मामा भांजे, ये भांजा है, ये मामा है। प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वाजरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया था और पुनः काशी और उसके कुछ ग्राम पर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया था। यानी कि किसका स्वीकार कर लिया था? अजातशत्रु का। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने पाटली ग्राम में गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग द्वारा की गई। महावंश टीका में शिशुनाग को एक लिच्छवी राजा की वैश्या पत्नी से उत्पन्न कहा गया है। अवंती की विजय शिशुनाग के लिए लाभदायक सिद्ध हुई। इसने मगध साम्राज्य की पश्चिमी सीमा मालवा तक पहुंच गई। इस वजह के पश्चात शिशुनाग का वत्स के ऊपर भी अधिकार हो गया। तो मालवा कहाँ पे है? ये जो वत्स कहाँ पे है आप समझ ही गए होंगे, प्रयागराज और कौशाम्बी। और अवंती जो है ये मालवा का क्षेत्र है, क्योंकि वह अवंती के अधीन था। वत्स जो है वो अवंती के अधीन था। अवंती और वत्स पर अधिकार हो जाने से पश्चिम भारत के साथ पाटलिपुत्र को व्यापार वाणिज्य के लिए एक नया मार्ग प्राप्त हो गया। शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। शिशुनाग ने लगभग 412 से 394 ईसा पूर्व तक शासन किया। महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक राजा बना। पुराणों में कालाशोक को काकवर्ण कहा गया है। कालाशोक ने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी और कालाशोक वही है जिसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ, बुद्ध की मृत्यु के 100 साल बाद, यानी कि 463 बीसी में। इस संगीति के बाद बौद्ध संघ को दो संप्रदाय स्थविर और महासांगिक में विभाजित हो गए। चौथी में कौन कौन से में? महायान और हीनयान में। विभाजन कहाँ कहाँ हुए हैं? दूसरी में स्थविर और महासांगिक और चौथी में हीनयान और महायान। बाणभट्ट के हर्षचरित से ज्ञात होता है कि राजधानी के समीप घूमते किसी व्यक्ति ने कालाशोक की हत्या कर दी थी। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्रों ने सम्मिलित रूप से लगभग 22 वर्षों तक शासन किया। कालाशोक के उत्तराधिकारियों का शासन 344 ईसा पूर्व के लगभग समाप्त हो गया था। शिशुनाग वंश का अंत कर नंद वंश की स्थापना जिस व्यक्ति ने की वह निम्न वर्ण से संबंधित था। विभिन्न ग्रंथों में उसका नाम भिन्न भिन्न दिया गया है। पुराणों में उसका नाम नंद मिलता है जिसे महापद्म कहा गया है, जबकि महाबोधि वंश में उसे उग्रसेन कहा गया है। पुराणों के अनुसार महापद्मनंद शिशुनाग वंश के अंतिम राजा महानंदन की शूद्र स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। तो महापद्मनंद कौन हो गया? शूद्र हो गया, इसीलिए उसे निम्न वर्ण का कहा है। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्व के अनुसार वह नापित यानी कि नाई पिता और वैश्या माता का पुत्र था। नंद वंश में कुल 9 राजा के होने के कारण उन्हें नवनंद कहा जाता है। नव यानी कि 9, नंद माने कि नंद के वंश। महाबोधि वंश के अनुसार इनके नाम उग्रसेन, पंडुक, पंडुगति, भूतपात, राष्ट्रपाल, गोविषाणक, दससिद्धक, केवर्त और घनानंद। घनानंद अंतिम है। बौद्ध साहित्य के अनुसार बिंबिसार से नंदों तक राजाओं का क्या क्या शासनकाल रहा है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। हर्यक वंश, तो यह बिंबिसार, इसी ने मगध को आज मगध बनाया था। बिंबिसार का शासनकाल रहा है 544 से 492 ईसा पूर्व तक। अजातशत्रु, ये हर्यक वंश का समय है, 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। अजातशत्रु का समय है
492 से 460 ईसा पूर्व उदयन और उससे उसके उत्तराधिकारी जो थे वो 460 से 412 तक समाप्त हो गए। इसके बाद आया शिशुनाग वंश, इसका संस्थापक है शिशुनाग। 412 से 344 ईसा पूर्व तक इसके शासनकाल रहा। शिशुनाग का शासनकाल है 412 से 394 ईसा पूर्व। काकवर्ण का है 394 से 366 ईसा पूर्व। काकवर्ण के 10 पुत्र 366 से 344 ईसा पूर्व। इसके बाद आता है नंदवंश। नंदवंश में 344 से 321 ईसा पूर्व और उसके 8 पुत्रों का भी, ये सारा मिला के है। उसके 8 पुत्र भी इसी में सम्मिलित हैं, क्योंकि 321 में आ जाएगा मौर्य साम्राज्य। आगे बढ़ते हैं। महापद्मनंद को कली का अंश, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया। उसने एक छत्र शासन की स्थापना की और एक राट की उपाधि ग्रहण की। महापद्मनंद ये पहला वाला है, ध्यान रखेंगे। इसके द्वारा उन्मूलित राजवंशों के जो नाम मिलते हैं वे हैं इक्ष्वाकु वंश, कलिंग, अश्मक, पांचाल, कासेय, है, कुरु, मैथिल, सूरसेन और वीतिहोत्र। मत्स्य पुराण के अनुसार इक्ष्वाकु में 24 राजा, कलिंग में 32 राजा, अश्मक में 25 राजा, पांचाल में 27 राजा, काशी में 24 राजा, है में 28 राजा, कुरु में 36, मैथिल में 28, सूरसेन में 23 और वीतिहोत्र में 20 राजा ने शासन किया था। और इन सब को हटा दिया किसने? महापद्मनंद ने। इसलिए इसको क्या कहते हैं? दूसरे परशुराम का अवतार। यानी कि ये जो वंश है ना, इसमें मोस्टली जो है वो क्षत्रिय थे। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में नंदराज का उल्लेख मिलता है। नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। यूनानी लेखकों ने उसे अग्रमीज के नाम से लिखा है। जेनोफोन ने इसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताया है। तमिल और सिंगली ग्रंथों में भी उसकी अतुल संपत्ति की सूचना मिलती है। भद्रसाल उसका सेनापति था। घनानंद द्वारा जनता से बलपूर्वक धन वसूलने और छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता इसके विरुद्ध हो गई थी और चारों ओर घृणा और असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया था। इस स्थिति का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से घनानंद को पराजित कर मगध की सत्ता स्थापित की और नंद वंश का अंत किया। वर्ष उपवर्ष वरुरुचि कात्यायन, ये इसके विद्वान हैं। ये घनानंद के शासनकाल में रहने वाले विद्वान हैं। कात्यायन को ही कहा जाता है राक्षस, अमात्य राक्षस, ये कात्यायन को कहा जाता है। वरुरुचि जो हैं उसके अमात्य थे, महामात्य जिनको कहते हैं वो थे। जैसे विद्वानों का जन्म नंद काल में हुआ था माना जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार नंद शासकों का झुकाव श्रमण परंपराओं की ओर था। जैन परंपरा में कल्पक नामक अमात्य का उल्लेख मिलता है। इनकी सहायता से महापद्मनंद ने समस्त क्षत्रियों का विनाश कर डाला था। घनानंद का जैन अमात्य सकटाल था। अब हम देख लेते हैं कि पुराणों के अनुसार बिंबिसार से नंद वंश के राजाओं का शासनकाल। शिशुनाग का रहा 40 वर्ष। काकवर्ण जो इसका कालाशोक का पुत्र है, शिशुनाग का पुत्र है कालाशोक, कालाशोक का काकवर्ण, तो हो गया 26 साल। क्षेम धर्मन 36 साल, क्षेमजीत 24 साल। अब आ गया बिंबिसार, ये यहाँ से ये हरियक वंश, सॉरी ये है शिशुनाग वंश, ये है हरियक वंश। बिंबिसार 28 साल, अजातशत्रु 25 साल, दर्शक 25 साल, उदयन 33 साल, नंदीवर्धन 40 साल, महानंद 43 साल, महापद्म और उसके 8 पुत्र 100 साल, कुछ विद्वानों के अनुसार 40 साल। अब हम लोग इसके प्रश्न करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।